सीज फायर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। लगातार सुबह से ट्रंप ये ट्वीट कर रहे थे कि भाई 4 बार हमने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पर लिख दिया, ट्रुथ पर लिख दिया कि दोनों देशों के बीच प्रस्ताव जो हमने रखा था वो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन बाद में इजराइल ने इसको स्वीकार किया। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चलते हैं। युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं ईरान और इजराइल। सबसे बड़ी खबर है, युद्ध विराम पर यानी कि सीज फायर पर सहमति दोनों ही देशों ने जता दी। ईरान और इजराइल इस मसौदे पर एक हो गए हैं। ईरान के बाद इजराइल ने भी सीज फायर को स्वीकार कर लिया है, यानी कि अब युद्ध नहीं। तो आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और कैसे कैसे ये बात बनी, यहां तक पहुंची, सुनिए। जंगी अदावत की बारूदी धमक बहुत हो चुकी। बर्बादी तबाही का वार पलटवार खूब हो चुका। 12 दिन बाद अब अमन की बारी। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल दोनों ही सीज फायर के समझौते पर मान गए हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान था? जब ना ईरान पीछे हटने को तैयार था ना ही इजराइल, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही देश सीज फायर कर हमला रोकने को तैयार हो गए? तो इस सीज फायर की इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए 24 घंटे पीछे जाना होगा, जब ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, 19 मिसाइलें दागी। ट्रंप को भी इशारा मिल गया कि अगर अब देर हुई तो रूस भी ईरान के साथ इस जंग में स्टेक होल्डर बन जाएगा, जिसके बाद ये जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते सेकंड भी नहीं लेगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन किया, सीज फायर कराने के लिए मदद मांगी। ट्रंप ने कहा इजराइल सीज फायर को सहमत है, ईरान को भी सहमत कराएं। कतर ने ट्रंप की अपील पर काम करना तुरंत शुरू कर दिया। कतर के पीएम ने ईरानी अधिकारियों से संपर्क साधना शुरू किया और अंत में तेहरान ने कतर की मध्यस्थता वाले सीज फायर को स्वीकार किया। अरब देश कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ही अमेरिका की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए ईरान को मनाया। ट्रंप ने सीज फायर की मध्यस्थता के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद किया। वैसे ये जंग तो इजराइल अमेरिकी दम पर ही लड़ रहा था, इसीलिए इजराइल का मानना रणनीति का हिस्सा ही था। बताया जा रहा है कि सोमवार को व्हाइट हाउस से नेतन्याहू को फोन किया गया, सीज फायर का समझौता तय हुआ। ईरानी विदेश मंत्री ने फिलहाल किसी भी सीज फायर से इनकार किया है, लेकिन ट्रंप का दावा है कि उन्होंने पिछले 60 दिन में दुनिया में 4 सीज फायर करवाए हैं। 27 अप्रैल को ट्रंप ने कहा रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर जल्द होगा। 10 मई को ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया। 20 जून को एक बार फिर ट्रंप ने यह दावा किया कि कांगो और रवांडा के बीच सीज फायर उन्होंने कराया है और 24 जून को सुबह सोशल मीडिया पर अपने दावे को पोस्ट करके ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर किया जा चुका है। अमेरिका सीज फायर का दम भर रहा है तो ईरान महायुद्ध वाला जोर दिखा रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हर कोई अमन की आस देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर तूर हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, कर्नल सोढी हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर तूर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि सर 21 और 22 तारीख की दरमियानी रात को 2:30 बजे यूएस अटैक करता है ईरान पर, तब तक सीज फायर की कोई बात नहीं होती है, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं हम जो चाहते थे वो सब कुछ अचीव कर लिया है। ये 2 दिन बाद समझ में आया कि सब अचीव कर लिया है या कुछ और रीजन है इसके पीछे? देखें, ये सीज फायर इन्हीं को ही चुभेगा जब रैडिकल मुसलमान मुल्क बताएंगे कि ईरान ने घुटने टिकवा दिए हैं यूएस और इजराइल के, और ये जो सीज फायर है ये इट हैज कॉस्टेड और इट विल कॉस्ट द वेस्ट इट्स मतलब इन्फ्लुएंस, जो इनका इन्फ्लुएंस था उसका कोलैप्स होगा।
ये जो सीज फायर किया गया है, ये जो महत्वता थी, जो जिस पावर और ओहदे से अमेरिका को देखा जाता था और जिस दहशत से खाड़ी के बाकी मुल्क देखते थे इजराइल को, अब उनकी भी छाती चौड़ी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले कुछ महीनों में शायद मिस्र इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ कर बैठे, क्योंकि अब सबको इंकरेजमेंट मिली है कि ठीक है कि युद्ध अब पुराने जमाने जैसा नहीं रहा जो कि महीनों चलेगा और युद्ध में एक ही साइड जीतती है, वो है अमेरिका एंड द वेस्ट। अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। दूसरा, जो सपोर्ट रशिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजिकली दे रहा है ईरान को, और जिस तरीके से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के इन्होंने शेप अप किया है, मैं दर्शकों से एक चीज पूछना चाहता हूं, पहले दिन से जब वो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहे थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा? उन्हें पता था, और इसी दिन को मन में रखते हुए इन्होंने अपनी सुरक्षा और तमाम बंदोबस्त करके रखे थे अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेके। तो मैं तब तक नहीं मानूंगा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की तबाह हो गई हैं जब तक कोई न्यूट्रल यूएन लेड कोई एजेंसी इसकी पुष्टि ना कर दे। जहां तक ईरान का सवाल है, देखिए उन्हें अपनी इज्जत बचानी है अपने अवाम की नजरों में और दुनिया की नजरों में। वो तो बयान देगा ही कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि जितनी मौतें हुई हैं ईरान में वो उसके भी आंकड़ों में मैनिपुलेट करेगा। और आप सोचें जिस तरीके से मोसाड के जो एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं और ट्रैक किए जा रहे हैं, कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगता कि इजराइल करने वाला है। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये एक टैक्टिकल हॉल्ट है, ये टैक्टिकल पॉज है यूएस और इजराइल का। ये वापस हिट बैक करेंगे और डिसाइसिवली करेंगे और ईरान की टॉप लीडरशिप को नष्ट और नाबूद ही करके, लेकिन कैसे करेंगे इस पर अब विमर्श होना शुरू हो गया। कर्नल सोढी हमारे साथ लगातार बने हुए। कर्नल सोढी, यानी कि यहाँ समरपाल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। कल भी इस पर चर्चा हुई और परसों। आगे अब ईरान नहीं आने वाला, लेकिन ईरान हमले करने का स्टाइल जो है वो बदल रहा है। यानी कि अब दूसरा और तीसरा करेगा, ईरान नहीं करने वाला, यानी अपने हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन हमले तो होंगे। विवेक जी, जब युद्ध होता है तो जीत तीन प्रकार की होती है। एक होती है डिसिसिव विक्ट्री, एक होती है पायरेक विक्ट्री और तीसरी होती है नोशनल विक्ट्री। डिसिसिव विक्ट्री का उदाहरण है 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और 2 टुकड़े कर दिया पाकिस्तान के। पायरेक विक्ट्री होती है जो अब ईरान को हासिल हुई है, हालांकि उसके ज्यादा नागरिक और सैनिक मरे हैं, लेकिन फाइनली जीत उसकी हुई है, जिसका खुलासा 1 मिनट के बाद करूंगा। तीसरी होती है नोशनल विक्ट्री, जो कोई देश कहता है मैं जीत गया, जैसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह रहा है वो जीत गया, जबकि हकीकत कुछ और है। अब हम आते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल थे, इसके सैनिक लक्ष्य क्या थे। पहला लक्ष्य था ईरान की परमाणु इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करना, ताकि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बना सके। अब तक तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरे इनका जो लक्ष्य था वो था ईरान की हुकूमत को बदलना, वो भी नहीं हुआ है, बल्कि वही डोनाल्ड ट्रंप है जो 48 घंटे बाद पहले कह रहे थे कि हुकूमत बदलेगी, अब कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान, अब कह रहे हैं ईरान को सुख शांति प्रॉस्पेरिटी बहुत मिले। तो इनके दोनों लक्ष्य नहीं हासिल हुए। जब अमेरिका और इजराइल के दोनों लक्ष्य नहीं हासिल हुए, जब ईरान ने जो भी ठाना था वो वही है जहां पहले था, तो जीत किसकी हुई? जीत साफ ईरान की हुई है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि आगे ईरान क्या करेगा, देखिए ईरान को बहुत एक सबक मिल गया इस युद्ध से। ईरान आने वाले कुछ समय में अपनी जो सैनिक तैयारी है उसमें इजाफा करेगा। ईरान को पता है कि इजराइल कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए भी वक्त लगेगा। आज इजराइल बहुत कमजोर सिचुएशन में है। उसकी जो राजधानी टेल अवीव वो 1/3 बर्बाद हो चुकी है। जो 18 महीने से इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा था, वो 12 दिनों में ईरान ने इजराइल में किया है। इजराइल ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया पे रोक लगाई है वहां से रिपोर्टिंग की, जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती है उनके आईडीएफ के हेडक्वार्टर से। अगर कुछ छुपाना नहीं होता तो क्यों कोई रोक लगाता है? डेफिनेटली इजराइल कुछ छुपा रहा है। तो क्लियरली पहली बात तो जीत ईरान की हुई है। दूसरी चीज, ईरान आने वाले समय में रूस चीन के साथ मिलके अपनी सैनिक शक्ति में, परमाणु शक्ति में इजाफा करेगा। और मैं एक छोटी टिप्पणी और करना चाहूंगा।
वो दिन दूर नहीं जब 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पे उभरेगा, जो कुछ समय पहले तक असंभव लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ईरान अब ताकतवर होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन एक हकीकत बनेगी। यही चीज भारत सरकार 1948 से कहती आई है। जो भी कर्नल सोडी, एक बड़ी खबर आ रही है, देश से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पीएम मोदी ने बयान दिया है कि कुछ दिन पहले दुनिया ने देखा है भारत का शौर्य। पीएम ने कहा है 22 मिनट में घुटने पर आया है पाकिस्तान, खून बहाने वालों को माफ नहीं करेंगे, पीएम ने कहा है। और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दुनिया ने देखा है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सीधा संदेश ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर की खबर है। लेकिन भारत का दम कैसे दुनिया ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो लगातार समरपाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जो बातचीत का एंगल है नरेंद्र मोदी की तरफ इसलिए जुड़ता है क्योंकि उस सामर्थ्य का परिचय जो भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया, अब बात उस पर होगी मजबूती तरीके से। समरपाल जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और याद दिला रहे हैं खासकर आतंक परस्त उन देशों को जो भारत की तरफ निगाह डालेगा खत्म हो जाएगा। देखें, जैसे कि कुछ दिन पहले एनआईए ने कुछ अरेस्ट किए हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने माना है कि उन्होंने पहलगाम के आतंकवादियों को शरण दी थी। तो देखें, धीरे धीरे इंफॉर्मेशंस भी बाहर आ रही हैं। पता भी लग रहा है कि आईएसआई का कौन सा नेटवर्क कब कहां किधर इस्तेमाल किया गया है और कैसे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स, कौन कौन से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स किस टाइम पे ये इन्फिल्ट्रेट किए, ये सारी खबरें अब पता लग रही हैं और इसकी पुष्टि की जा रही है। तो देखिए, जैसे ही सब कुछ पुख्ता होता जा रहा है तो देखिए ये संकेत है बाकी सभी नेबरिंग नेशंस को बताने के लिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक हॉस्टाइल माइंडसेट के साथ हैं कि हम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं और हमारे पास क्षमता है, हमारे पास कैपेबिलिटी है हिट बैक करने की। और यहाँ पे उन्होंने एक रीजन के लिए 22 मिनट का वो वर्णन किया है। क्यों? वो दर्शाता है कि जिस तरीके से हमारी जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है, हमारे वेपन सिस्टम जिस तरीके से इंक्लूड हो रहे हैं और ये इंडिजिनस है, ये हमने ना ही बाहर से किसी मुल्क से लिए हैं। हाँ, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यस हमें मदद मिल रही है और हम रूस के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और यूरोपियन एजेंसीज हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं। हमारे वेपन सिस्टम्स यूरोपियन कंट्रीज भी खरीद रही हैं, जैसे कि
जिस कंपनी से मैं ताल्लुकात रखता हूं वो जुलू डिफेंस है, तो हॉलैंड की फौज ने ऑर्डर दिए हैं कामाकाजी ड्रोन्स के। तो देखिए, इंडियन वेपन सिस्टम्स का भरोसा बाकी दुनिया को हो रहा है, फिलीपींस को हो रहा है, वियतनाम को हो रहा है, और अर्मीनिया सबसे बड़ा उदाहरण जिसने इतने बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं हमारी कंपनियों के साथ।